नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज की कहानियों का सिलसिला चालू करें उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2022 का साल था जब उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक छोटा सा गांव ढकिया चमन अचानक सुर्खियों में आ गया। ये गांव अमरोहा कोतवाली थाने के अंतर्गत आता था, जहां के टीआई सुनील मलिक अपनी सख्ती और समझदारी के लिए जाने जाते थे। उस दिन टीआई मलिक अपने थाने में बैठे हुए रोजमर्रा के कामकाज निपटा रहे थे। बाहर की गर्मी से बचने के लिए पंखा तेज चल रहा था और थाने की दीवारों पर पुरानी फाइलें धूल खा रही थी। तभी गांव के पंचायत प्रधान थाने में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। प्रधान ने बताया कि गांव का एक युवक रुखद, जो मूक बधिर था, अचानक गायब हो गया है। रुखद की उम्र करीब 35 से 37 साल की थी और वो गांव में अपनी मेहनत मजदूरी से परिवार चलाता था। प्रधान की बात सुनकर टीआई मलिक ने तुरंत ध्यान दिया। उन्होंने प्रधान से पूरी डिटेल ली। रुखद कब से गायब है, आखिरी बार कहां देखा गया और परिवार में कौन कौन है। प्रधान ने बताया कि रुखद की बूढ़ी मां बेहद परेशान है और गांव वाले भी चिंतित हैं, क्योंकि रुखद जैसे व्यक्ति का अकेले कहीं जाना मुश्किल लगता है। टीआई मलिक ने बिना देर किए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। उन्होंने प्रधान को आश्वासन दिया कि पुलिस पूरी ताकत से रुखद को ढूंढेगी और उनकी चिंता व्यर्थ नहीं जाएगी। मलिक खुद एक अनुभवी अधिकारी थे, जिन्होंने कई ऐसे मामलों को सुलझाया था जहां शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन गहराई में कुछ न कुछ छिपा होता था। उन्होंने थाने के प्रधान आरक्षक को जिम्मेदारी सौंपी और खुद भी मामले में शामिल हो गए। उस दिन मलिक ने अपना खाना तक नहीं खाया, बल्कि तुरंत जांच शुरू कर दी। पहले तो पुलिस को लगा कि रुखद शायद किसी रिश्तेदार के यहां चला गया होगा। मूक बधिर होने के कारण वो अपनी बात नहीं बता पाता, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि वो घर से ज्यादा दूर नहीं जाता। 2 दिन बीत गए, लेकिन रुखद का कोई सुराग नहीं मिला। अब मामला उलझने लगा। टीआई मलिक ने फैसला किया कि परिवार से गहन पूछताछ की जाए। उन्होंने रुखद की पत्नी शमीमा और उसकी साली शब्बों को थाने बुलवाया। थाने में पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। कमरा छोटा था, जिसमें एक पुरानी मेज, कुछ कुर्सियां और दीवार पर पुलिस के पोस्टर लगे थे। शमीमा और शब्बो दोनों बहनें घबराई हुई लग रही थी। मलिक ने उनसे पूछा कि रुखद आखिरी बार कब और कहां देखा गया। दोनों ने बताया कि 26 जून को रुखद उनके साथ घर से निकला था। किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। अगले दिन वे दोनों वापस आ गई, लेकिन रुखद नहीं लौटा। उन्होंने कहा कि रुखद बिना बताए कहीं चला गया होगा, लेकिन ये बात टीआई मलिक को हजम नहीं हुई। रुखद मूक बधिर था, वो कैसे बिना किसी को बताए इतनी दूर जा सकता था। रुखद की बूढ़ी मां ने भी पुलिस को बताया कि उसका बेटा कभी बिना वजह घर से नहीं जाता। मां की आंखों में आंसू थे। वो बार बार इशारों से बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। उसकी मां ने रुखद को अकेले पाला था। पिता की मौत के बाद उसने मजदूरी करके बेटे को बड़ा किया। रुखद बोल सुन नहीं सकता था, लेकिन मेहनती था। मां को यकीन था कि रुखद को कुछ हुआ है। टीआई मलिक ने पूछताछ को और गहरा किया। उन्होंने शमीमा और शब्बों के हाव भाव पर ध्यान दिया। शमीमा थोड़ी शांत लग रही थी, लेकिन शब्बों की आंखें इधर उधर घूम रही थी। मलिक ने मनोवैज्ञानिक तरीके से सवाल पूछे। क्या रुखद से कोई झगड़ा हुआ था? क्या घर में सब ठीक चल रहा था? क्या कोई दुश्मनी थी? धीरे धीरे दोनों बहनें टूटने लगी। पहले तो उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन मलिक की सख्ती और लगातार सवालों से वे घबरा गई। आखिरकार शब्बों ने रोते हुए कबूल कर लिया कि उन्होंने रुखद की हत्या की है। शमीमा ने भी सिर झुकाकर हामी भरी। दोनों ने बताया कि शब्बों के प्रेमी गुड्डा, जो पास के चचे गांव का रहने वाला था, ने उनके साथ मिलकर ये काम किया। हत्या के बाद शव को बट आयु गांव के एक आम के बाग में दफना दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। वे बाग पहुंचे,
जहां आम के पेड़ों की घनी छाव में जमीन खोदी गई, वहां रुखद का शव मिला, जो कुछ दिनों पुराना था। शव की बरामदगी से पूरा गांव स्तब्ध रह गया। ये एक सनसनीखेज खुलासा था, जो दिखाता था कि घर के अंदर कितनी गहरी साजिश रची गई थी। रुखद का जीवन आसान नहीं था। गांव ढकिया चमन में वो अपनी मां के साथ रहता था। मां ने उसे प्यार से पाला, क्योंकि वो जन्म से ही मूक बधिर था। गांव के लोग उसे जानते थे, एक सीधा सादा मेहनती युवक, जो खेतों में काम करता, मजदूरी करता और परिवार चलाता। लेकिन उसकी शादी की उम्र होने पर मां को चिंता हुई। कौन अपनी बेटी को ऐसे लड़के से ब्याहेगा? कई रिश्तेदारों ने मना कर दिया। मां ने हार नहीं मानी। आखिरकार 14 साल पहले बिजनौर जिले के धामपुर थाने के निंदर गांव की शमीमा से रुखद का निकाह हुआ। शमीमा एक साधारण लड़की थी, लेकिन शादी से मां को राहत मिली। अब बेटे की देखभाल के लिए कोई तो था। शादी के कुछ समय बाद शब्बो, शमीमा की छोटी बहन, उनके घर आ गई। शब्बो जवान थी और घर में एक और सदस्य का आना रुखद के लिए बोझ लगता था। वो मेहनत करके कमाता, लेकिन परिवार बड़ा हो रहा था। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रुखद की नजर शब्बों पर पड़ने लगी। एक दिन बारिश में शब्बो भीग रही थी। उसके सुडौल शरीर को देख रुखद के मन में कुछ जागा। वो मूक था, लेकिन भावनाएं तो थी। वो शब्बो को आकर्षक लगने लगी और वो उसे करीब लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन शब्बो की दुनिया अलग थी। वो पहले से चचे गांव के गुड्डा से प्यार करती थी और उनके बीच शारीरिक संबंध भी थे। गुड्डा एक साधारण युवक था, लेकिन शब्बो के लिए सब कुछ। रुखद की कोशिशें शब्बो को समझ आई, लेकिन उसने नजरअंदाज किया। रुखद की बेचैनी बढ़ती गई। सालों तक वो कोशिश करता रहा, लेकिन शब्बो ने उसे कभी भाव नहीं दिया। एक दिन गांव में अफवाह उड़ी कि शब्बो को तालाब के किनारे गुड्डा के साथ देखा गया। किसी ने झाड़ियों में उन्हें अंतरंग पल बिताते देख लिया। ये बात रुखद तक पहुंची। वो गुस्से से भर गया। खुद सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्बो किसी और के साथ। उसने शब्बो पर नजर रखनी शुरू की और जल्द पता चला कि अफवाह सच है। शब्बो अपनी जरूरतें गुड्डा से पूरी कर रही थी, इसलिए रुखद को तवज्जो नहीं दे रही। रुखद ने योजना बनाई, शब्बो को गुड्डा से दूर रखो तो वो मेरे पास आएगी। उसने शमीमा से कह दिया कि शब्बो को घर से बाहर न जाने दो। शमीमा जानती थी कि शब्बो गुड्डा से मिलती है, लेकिन पति की बात माननी पड़ी। शब्बो को रोक दिया गया, जिससे वो और गुड्डा रुखद से नफरत करने लगे। रुखद को यकीन था कि गुड्डा की कमी शब्बो उसके साथ पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शब्बो ने रुखद को घर से निकालने की कोशिश शुरू की, लेकिन शमीमा अपनी बहन के पक्ष में थी। वो चाहती थी कि शब्बो उसके साथ रहे। जब रुखद ने शब्बो को मायके भेजने की जिद की, तो शमीमा ने शब्बो से कहा कि गुड्डा को घर ही बुला लो। शब्बो ने वैसा किया और घर में ही गुड्डा से मिलने लगी। लेकिन रुखद की मां घर में थी, डर लगा रहता। आखिर तीनों ने मिलकर रुखद को रास्ते से हटाने का फैसला किया। यह साजिश का चरम था, जो हत्या तक पहुंची। रुखद की हत्या की साजिश घर की चारदीवारी में रची गई थी, लेकिन इसकी जड़ें सालों पुरानी थी। रुखद का जन्म ही चुनौतियों से भरा था। गांव ढकिया चमन में उसकी मां ने उसे पाला, पिता की मौत के बाद अकेले। मां मजदूरी करती, रुखद को खिलाती पिलाती। वो बोल सुन नहीं सकता था, लेकिन समझदार था। गांव के बच्चे उसके साथ खेलते, लेकिन बड़े होने पर अलग थलग पड़ गया। मां की इच्छा थी कि बेटे की शादी हो, कोई उसकी देखभाल करे। लेकिन कौन मुकबधिर से बेटी ब्याहे? कई जगह रिश्ता ठुकराया गया। मां ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर बिजनौर के निंदर गांव से शमीमा का रिश्ता पक्का हुआ। शादी हुई। गांव में खुशी का माहौल। शमीमा घर आई। रुखद की जिंदगी में रंग भरने लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद शब्बो आई। शब्बो शमीमा की छोटी बहन थी, जवान और आकर्षक। वो बहन के साथ रहने आई, लेकिन घर का बोझ बढ़ा।
रुखद मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता, लेकिन एक और मुंह जुड़ गया। शुरू में वो नाराज था, लेकिन एक दिन बारिश हुई। शब्बो बाहर थी, भीग रही थी। उसके कपड़े बदन से चिपक गए, सुडौल शरीर नजर आया। रुखद की नजर ठहर गई। मूक होने के बावजूद उसकी भावनाएं जागी। वो शब्बो को देखने लगा, इशारों से करीब आने की कोशिश की। लेकिन शब्बो को गुड्डा पसंद था। गुड्डा चचे गांव का था, मजबूत और बोलचाल वाला। दोनों का प्यार पुराना था, शारीरिक संबंध भी। शब्बो रुखद की कोशिशों को समझती, लेकिन अनदेखा करती। रुखद की हसरत बढ़ती गई। वो रातों को सोचता कि शब्बो उसकी हो जाए। साल बीते, रुखद की कोशिशें जारी रही, लेकिन शब्बो गुड्डा से अलग नहीं हुई। एक दिन गांव में बात फैली। तालाब के किनारे शब्बो और गुड्डा को देखा गया। झाड़ियों में वे अंतरंग थे। किसी ग्रामीण ने देख लिया, अफवाह उड़ी। रुखद तक पहुंची, वो आग बबूला हो गया। खुद सालों से तरस रहा था, और शब्बो किसी और के साथ। उसने शब्बो पर नजर रखी। रातों को जागता, देखता कि शब्बो कहां जाती। जल्द पता चला, अफवाह सच। शब्बो गुड्डा से मिलती, अपनी जरूरतें पूरी करती। इसलिए रुखद को भाव नहीं। रुखद ने सोचा, गुड्डा को दूर करो, शब्बो मजबूर हो जाएगी। उसने शमीमा से कहा, इशारों में समझाया कि शब्बो को बाहर न जाने दो। शमीमा समझ गई। वो जानती थी कि शब्बो गुड्डा से मिलती है, लेकिन बहन होने के नाते चुप थी। शब्बो जवान थी, शादी की उम्र निकल रही थी, इसलिए गुड्डा से दोस्ती। लेकिन पति की बात माननी पड़ी। शब्बो को रोका गया। अब शब्बो और गुड्डा की मुलाकातें बंद। दोनों रुखद से नफरत करने लगे। रुखद खुश था, सोचता कि अब शब्बो उसके पास आएगी। लेकिन शब्बो ने ऐसा नहीं किया। उल्टा वो रुखद को घर से निकालने की सोचने लगी। शमीमा बहन के साथ थी। वो नहीं चाहती थी कि शब्बो मायके जाए। जब रुखद ने शब्बो को भेजने की जिद की, तो शमीमा ने शब्बो से कहा, गुड्डा को घर ही बुला लो। शब्बो ने वैसा किया। घर में जब रुखद बाहर होता, गुड्डा आता। शमीमा सामने रहती, लेकिन रुखद की मां घर में थी। डर लगा रहता कि कहीं पता चल गया तो। मां बूढ़ी थी, लेकिन सब देखती। धीरे धीरे नफरत बढ़ी। रुखद को पता चला कि घर में ही गुड्डा आता है। वो गुस्से में आ गया, लेकिन मूक होने से कुछ कर नहीं पाया। तीनों, शमीमा, शब्बो और गुड्डा, ने फैसला किया कि रुखद को खत्म कर दो। इससे समस्या खत्म। 26 जून को योजना बनी। शमीमा और शब्बो ने रुखद को कहा कि रिश्तेदार से मिलने चलो। रुखद साथ चला। रास्ते में शमीमा ने इशारा किया। रुखद ने गांव से शराब खरीदी। वे बट आयु गांव के आम के बाग पहुंचे। वहां बैठे शराब पीने लगे। शमीमा और शब्बो ने रुखद को ज्यादा पिलाई। जब वो नशे में हो गया, तो शब्बो ने इशारा किया। गुड्डा, जो छिपा था, आ गया। तीनों ने मिलकर रुखद का गला घोंटा। वो तड़पा, लेकिन मूक था, चीख नहीं सका। मौत के बाद शव वही दफना दिया। गुड्डा ने दोनों बहनों को अपने घर बुलाया। शराब पीकर जश्न मनाया। अगले दिन शमीमा और शब्बो घर लौटीं। बताया कि रुखद कहीं चला गया, लेकिन मां को शक हुआ। उसने प्रधान से कहा, रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस की जांच से राज खुला। अब तीनों जेल में हैं। रुखद के बच्चे अनाथ हो गए। मां उन्हें पाल रही है। ये कहानी घरेलू हिंसा और नफरत की है, जो एक परिवार को तबाह कर गई। आज की दूसरी कहानी है सोशल मीडिया से। आज के समय में सोशल मीडिया का बुखार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अपनी फोटो, अपनी दिनचर्या, अपनी खुशी, अपना दर्द, सब कुछ इस आभासी दुनिया में शेयर करते हैं। यहां तक कि सच्चे दोस्त और हमसफर की तलाश भी इसी आभासी दुनिया की भीड़ में हो रही है। शैली भी फेसबुक पर अपने लिए हमसफर की तलाश कर रही थी। इसी तलाश में उसकी दोस्ती राजकुमार उर्फ राज वर्मा से हुई, जिसने फेसबुक पर अपनी आईडी राज वर्मा नाम से बना रखी थी। दोस्ती हुई तो उनके बीच बातें होने लगी।
बातों ही बातों में पता चला कि राजकुमार शैली से करीब 14 साल छोटा है। फिर भी उनके बीच दोस्ती बरकरार रही, जो धीरे धीरे प्यार का रूप ले रही थी। शैली को भी पति की मौत के बाद एक सहारे की जरूरत थी। राजकुमार काफी स्मार्ट था और व्यवहार व बातें करने में भी काफी अच्छा था। समय के साथ दोनों काफी नजदीक आने लगे। एक दूसरे से रूबरू मिलने की इच्छा हुई तो बात करके मिलने को तैयार हो गए। शैली हरियाणा के करनाल शहर की थी। राजकुमार भी करनाल का था, लेकिन वो गुड़गांव में प्राइवेट जॉब कर रहा था। कहाँ मिलना है, कितने बजे मिलना है, ये सब उन दोनों ने तय कर लिया था। फिर निश्चित तिथि पर शाम 6 बजे करनाल के एक पार्क में शैली पहुंच गई। शैली वहां जिस राज वर्मा नाम के युवक से मिलने आई थी, उसे पहले उसने कभी नहीं देखा था। फेसबुक पर दोनों ने एक दूसरे के फोटो देखे थे। वीडियो कॉलिंग भी उनमें होती थी। इसी के आधार पर दोनों को यकीन था कि सैकड़ों की भीड़ में वे अपने दिलबर को पहचान लेंगे। शैली पार्क में होने वाली भीड़ से थोड़ा अलग खड़ी हो गई। वहां खड़े होकर वो राज वर्मा की तलाश में चारों ओर नजरें दौड़ाने लगी। तभी एक युवक अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। हेलो शैली। शैली ने चौंक कर उसे देखा। मन में बसी हुई राज वर्मा की तस्वीर से उसके चेहरे का मिलान किया तो सुखद आश्चर्य से चीख पड़ी। राज, तुम? हां, मैं राज वर्मा। मुस्कुराया। शैली, मैं कहता था ना कि मैं सैकड़ों में भी तुम्हें पहचान लूंगा। देखो, पहचान लिया ना। हां, मैं भी तो तुम्हें पहचान गई। राज से मिलने का उत्साह और उल्लास शैली के चेहरे से छलक रहा था। तुम तो समय से पहले आ गए। तुम भी तो आधा घंटा पहले आई हो। दिल जिसे चाहता हो, पहली बार उससे रूबरू मिलने का जोश ही अलग होता है, शैली बोली। सही कहा तुमने। राज की मुस्कान खिली। समय पास करना मुश्किल हो रहा था। एक एक लम्हा सदियों की तरह बीत रहा था। इसीलिए मैं 40 मिनट पहले ही पार्क में आ गया। इसी को कहते हैं दोनों तरफ बराबर आग लगी होना, शैली हंसती हुई बोली। हम कब तक यहां खड़े होकर बात करेंगे? चलो कहीं सुकून से बैठकर बातें करें। मैं जानता था कि जब हम पहली बार मिलेंगे तो बातें खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। किसी तरह का डिस्टरबेंस भी हमें मंजूर नहीं होगा, राज चहक कर बोला। इसीलिए मैंने ऐसी जगह का बंदोबस्त कर लिया है जहां बेफिक्र होकर बातें करें। राज, ये काम तुमने बहुत सही किया, शैली ने खुशी जाहिर की। राजकुमार के कदम बढ़े तो शैली भी उसके साथ कदम मिलाने लगी। हरियाणा के करनाल जिले के गांव वासम की रहने वाली थी शैली। शैली सुशिक्षित व संस्कारी युवती थी। शैली के पिता का नाम खैराती लाल बल्ला और मां का नाम उषा रानी था। शैली के पिता खैराती लाल का बैटरी बेचने का काम धंधा था। उनका ये काम बहुत अच्छा चलता था, जिस वजह से वो आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ थे। शैली की एक बहन मोनिका और एक भाई करण था। करण जब 13 साल का था तभी पेट का संक्रमण होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1997 में शैली का विवाह दिल्ली निवासी अनिल वर्मा से कर दिया। कालांतर में शैली ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने तान्या रखा। समय का पहिया घूमता रहा। एक समय वो आया जब अनिल को अपने बिजनेस में काफी घाटा हुआ तो वो परेशान हो गया। वो तनाव में रहने लगा। शैली भी पति को परेशान देखकर दुखी रहने लगी। शैली ने अपने पिता को बात बताई तो उन्होंने दोनों को अपने पास आकर रहने को कहा। शैली ने अपने पति अनिल से बात की तो मजबूर अनिल को अपनी ससुराल में रहने के लिए हक कहना पड़ा। शैली पति अनिल और बेटी तान्या के साथ अपने पिता के घर शिफ्ट हो गई। खैराती लाल ने दामाद अनिल को अपने बैटरी के बिजनेस में जोड़ लिया। वैसे भी उनका एक ही बेटा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं था। दामाद भी एक तरह से बेटा ही होता है, यही सोचकर खैराती लाल ने ये कदम उठाया था। एक बार फिर से शैली की जिंदगी में सब अच्छा चलने लगा। साल दर साल गुजरने लगे। फिर अचानक समय ने अपना रुख बदला। 2014 में शैली की मां का देहांत हो गया।
मां की मौत से वो उभर पाती कि 2016 में पति अनिल की भी बीमारी के कारण मौत हो गई। पति के बिना जिंदगी गुजारना बहुत कठिन होता है। शैली के आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी और उसके सिर पर बेटी तान्या की भी जिम्मेदारी थी। ऐसे में शैली ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। उसने तमाम माध्यमों से अपने नए हमसफर की तलाश करनी शुरू कर दी। शैली ने फेसबुक पर अपना अकाउंट बना रखा था। फेसबुक पर वो रोज नए लोगों से मिलती, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करती। इनमें से ही एक युवक था, राजकुमार वर्मा उर्फ राज, करनाल के गांव निगदू का निवासी था। उसके परिवार में माता पिता और एक भाई व 3 बहनें थी। राज की उम्र शैली से करीब 14 साल कम थी। फेसबुक पर शैली के मित्रों की सूची में उसने भी जगह बना ली। राज शैली के मित्रों की सूची में जुड़ने वाला सिर्फ एक नाम बनकर नहीं जुड़ने आया था। वो तो शैली के दिल तक अपनी पहुंच बनाकर उसे अपना बनाने आया था। उसने शैली को मैसेज पर मैसेज करने शुरू कर दिए। पहले तो वो जान पहचान बढ़ाने के उद्देश्य से शैली को मैसेज कर रहा था। शैली जब उससे मैसेंजर पर बातें करने लगी तो वो एक सच्चा दोस्त बनकर उससे दोस्ती की बातें करने लगा। शैली को भी उसकी बातों में मजा आता था। राज स्मार्ट था और बातों का धनी था। शैली भी उससे प्रभावित होकर उससे खुलने लगी। शैली ने राज को अपने बारे में सब बता दिया था। उसके बावजूद राज उसे पटाने में लगा था। राज युवा था और अविवाहित था। उसे कोई भी खूबसूरत युवती मिल जाती और शादी करने को तैयार हो जाती। लेकिन राज को शैली में न जाने क्या दिखा, जो वो अपने से 14 साल बड़ी विधवा औरत, जिसके एक जवान बेटी भी थी, उसके प्यार में पड़ने को आतुर था। ये प्यार था या एक जाल जिसमें वो शैली को फांस की तैयारी कर रहा था। ये तो वक्त के गर्त में छिपा था। लेकिन इतना सब शैली ने नहीं सोचा। वो तो राज जैसे युवा को अपनी तरफ आकर्षित देखकर फूली नहीं समा रही थी। दोस्ती की अगली सीढ़ी प्यार होता है। दोनों प्यार की सीढ़ी पर चढ़ने को आतुर थे। उनके बीच वीडियो कॉल पर बातें होने लगी। ऐसी ही एक वीडियो कॉल के दौरान राज ने शैली से कहा, हम दोनों को फेसबुक पर जुड़े काफी समय हो गया, लेकिन मैं इधर काफी दिनों से महसूस करने लगा हूं कि हमारा रिश्ता दोस्ती के रिश्ते से भी आगे बढ़ गया है। जिस रिश्ते की दहलीज पर हमने कदम रखा है वो रिश्ता है प्यार का रिश्ता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है शैली। ये कब हुआ, कैसे हुआ, इस बात का मुझे भी पता ना चला। जब इसको मैंने महसूस किया तो दिल की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। एम आई राइट शैली? शैली ये सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसने अपनी ये खुशी राज पर जाहिर नहीं होने दी और बोली, राज, हम दोस्ती रहे तो अच्छा है, प्यार के चक्कर से दूर रहे, वही ठीक है। शैली के गोलमोल जवाब से राज जान गया कि शैली के दिल में भी वही है जो वो चाहता है। वो भी उसे प्यार करती है, लेकिन कहने से कतरा रही है। हो सकता है इसके पीछे बड़ा कारण हो, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वो शैली को मना कर ही रहेगा। शैली, ऐसा क्यों कह रही हो? जब प्यार करती हो तो उसे स्वीकार भी करो, दिल में छिपाकर मत रखो। राज ने बेचैन होकर शैली से कहा, राज, हम दोनों में उम्र का बहुत बड़ा फासला है। तुमसे कुछ साल छोटी मेरी एक बेटी है। ऐसे में हम प्यार के रिश्ते में नहीं पड़ सकते। दोस्ती का रिश्ता ही ठीक है। वैसे भी हमारे समाज में ये स्वीकार्य नहीं है। तुम मुझसे बड़ी हो, फिर भी नासमझी वाली बातें कर रही हो। प्यार कभी उम्र नहीं देखता, कभी जात पात ऊंच नीच नहीं देखता और ना किसी की परवाह करता है। जिससे होता है तो बस हो जाता है। हमारी जिंदगी है तो जिंदगी के फैसले हम ही लेंगे, खासतौर पर उन फैसलों को जिन पर हमारी जिंदगी की खुशियां बिकी है। वैसे भी समाज में कई उदाहरण हैं जिसमें महिला पुरुष से बड़ी थी, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और एक बंधन में बंध कर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जब वे एक साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं तो हम क्यों नहीं? राज ने समझाया। ये प्यार था या एक जाल जिसमें वो शैली को फांस की तैयारी कर रहा था? ये तो वक्त के गर्त में छिपा था।
लेकिन इतना सब शैली ने नहीं सोचा। वो तो राज जैसे युवा को अपनी तरफ आकर्षित देखकर फूली नहीं समा रही थी। दोस्ती की अगली सीढ़ी प्यार होता है। दोनों प्यार की सीढ़ी पर चढ़ने को आतुर थे। उनके बीच वीडियो कॉल पर बातें होने लगी। ऐसी ही एक वीडियो कॉल के दौरान राज ने शैली से कहा, हम दोनों को फेसबुक पर जुड़े काफी समय हो गया, लेकिन मैं इधर काफी दिनों से महसूस करने लगा हूं कि हमारा रिश्ता दोस्ती के रिश्ते से भी आगे बढ़ गया है। जिस रिश्ते की दहलीज पर हमने कदम रखा है वो रिश्ता है प्यार का रिश्ता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है शैली। ये कब हुआ, कैसे हुआ, इस बात का मुझे भी पता ना चला। जब इसको मैंने महसूस किया तो दिल की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। एम आई राइट शैली? शैली ये सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसने अपनी ये खुशी राज पर जाहिर नहीं होने दी और बोली, राज, हम दोस्ती रहे तो अच्छा है, प्यार के चक्कर से दूर रहे वही ठीक है। शैली के गोलमोल जवाब से राज जान गया कि शैली के दिल में भी वही है जो वो चाहता है। वो भी उसे प्यार करती है, लेकिन कहने से कतरा रही है। हो सकता है इसके पीछे बड़ा कारण हो, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वो शैली को मना कर ही रहेगा। शैली, ऐसा क्यों कह रही हो? जब प्यार करती हो तो उसे स्वीकार भी करो, दिल में छिपा कर मत रखो। राज ने बेचैन होकर शैली से कहा, राज, हम दोनों में उम्र का बहुत बड़ा फासला है। तुमसे कुछ साल छोटी मेरी एक बेटी है। ऐसे में हम प्यार के रिश्ते में नहीं पड़ सकते। दोस्ती का रिश्ता ही ठीक है। वैसे भी हमारे समाज में ये स्वीकार्य नहीं है। तुम मुझसे बड़ी हो, फिर भी नासमझी वाली बातें कर रही हो। प्यार कभी उम्र नहीं देखता, कभी जात पात ऊंच नीच नहीं देखता और ना किसी की परवाह करता है। जिससे होता है तो बस हो जाता है। हमारी जिंदगी है तो जिंदगी के फैसले हम ही लेंगे, खासतौर पर उन फैसलों को जिन पर हमारी जिंदगी की खुशियां दिखी है। वैसे भी समाज में कई उदाहरण हैं जिसमें महिला पुरुष से बड़ी थी, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और एक बंधन में बंधकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जब वे एक साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं तो हम क्यों नहीं? राज ने समझाया। कुछ सोचकर शैली बोली, बात तो तुम्हारी सही है। हमें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का खुद हक है। किसी को परेशानी हो तो उससे हमें क्या करना? मैं भी तुम्हें बहुत दिनों से चाह रही थी, लेकिन दुविधा में पड़ी थी। तुमने आज मुझे निश्चिंत कर दिया कि तुम मेरे जीवन साथी बनने के लिए ही बने हो। लव यू राज। लव यू टू शैली। राज ने भी शैली के प्यार का जवाब प्यार से दिया। इसके बाद उनके बीच काफी देर तक बातें होती रहीं। राज शैली को मनाने में सफल हो गया। उनमें प्यार हो गया, वो भी बिना एक दूसरे से मिले। अब दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। निश्चित तिथि पर पार्क में दोनों मिले। एक दूसरे को सामने देखकर दोनों खुश हुए। पार्क में बात करने में दिक्कत हुई तो वे सुरक्षित और शांत ठिकाने पर बातें करने चले गए। इसके बाद उनके बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही गया। बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया तो अपने घर वालों को बताया। शैली ने अपनी छोटी बहन मोनिका को इस बारे में बताया तो मोनिका ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि उन्होंने राज के बारे में सब पता कर लिया है कि नहीं। इस पर शैली ने उसे आश्वस्त किया कि उसने राज के बारे में सब पता कर लिया है, जबकि शैली को उतना ही पता था जितना राज ने उसे बताया था। वर्ष 2017 में शैली ने राज से विवाह कर लिया। विवाह के बाद बेटी तान्या के साथ ससुराल गांव निगदू आ गई। कुछ समय तक सब ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद शैली की राज के घर वालों से तकरार होने लगी। उसकी वजह यह थी कि वे सब शैली और उसकी बेटी तान्या को परेशान करते थे। राज या तो चुप रहता या अपने घर वालों का ही पक्ष लेता। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो शैली ने अलग रहने का इरादा कर लिया। शैली ने करनाल शहर के न्यू प्रेम नगर मोहल्ले में मकान किराए पर ले लिया। शैली ने जहां मकान किराए पर लिया था वहीं 2 गली छोड़कर उसकी छोटी बहन मोनिका किराए पर रहती थी। मोनिका का पति अमनदीप वासी अमेरिका में जॉब करता था और वहां की उसे स्थायी नागरिकता मिली हुई थी। मोनिका कुछ समय के अंतराल पर पति से मिलने अमेरिका जाती रहती थी।
मोनिका के 14 साल की एक बेटी और 9 साल का एक बेटा था, जो कि उसके साथ ही रहते थे। शैली शहर में आकर रही तो उसने अपना और अपनी बेटी का खर्चा उठाने के लिए करनाल की मुगल मार्केट में सोलर एनर्जी से जुड़ी एक कंपनी के ऑफिस में नौकरी कर ली थी। कुछ दिन में राज भी उसके पास वहां आकर रहने लगा। राज काम करना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे। वो शैली से पैसों का इंतजाम करने को कहता था। राज को पता था कि शैली के पास काफी पैसा है और दिल्ली में पहले पति का फ्लैट भी उसके नाम है। राज ने जब काफी जिद की तो शैली ने ₹1 लाखों का इंतजाम करके उसे पैसा कमाने के लिए पुर्तगाल भेजा। पुर्तगाल में राज किसी कंपनी में लग गया। इसी दौरान फेसबुक पर राज की मुलाकात 21 वर्षीय भारती से हुई। भारती करनाल के कोलगांव की रहने वाली थी। उसके पिता एक ज्वेलर थे। भारती से फेसबुक पर दोस्ती हुई तो उनमें बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। भारती और राज एक दूसरे के बारे में जानने को उत्सुक थे। राज ने भारती को बताया कि वह शादीशुदा है, लेकिन वो अपनी पत्नी से तलाक लेने वाला है। पत्नी उम्र में बड़ी है और उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र 21 साल है, जितनी भारती की उम्र है। शैली ने साजिश के तहत उस पर दबाव बनाकर उससे शादी की थी। अब वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। वैसे भी ऐसे बेमिल रिश्ते का खत्म हो जाना अच्छा है। राज की बात सुनकर भारती खुश हुई। उसने राज से बिना सोचे समझे अपने प्यार का इजहार कर दिया। राज उसकी हिम्मत की दाद देने लगा। राज भी यही चाहता था। उसे लगा था कि भारती को लाइन पर लाने में काफी समय लगेगा, लेकिन यहां तो वो खुद ही बिना देर किए उसकी गोद में आ गिरी। राज ने भी उससे अपने प्यार का इजहार किया। फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। 12 मार्च 2021 को राज पुर्तगाल से वापस करनाल आ गया। वो भारती से मिला। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद उनकी बराबर मुलाकातें होने लगी। पुर्तगाल से वापस आते ही राज ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो शैली से दिल्ली वाला फ्लैट बेचने का दबाव बनाने लगा। फ्लैट बेचकर मिलने वाले पैसों से वो अमेरिका जाना चाहता था। शैली ने साफ मना कर दिया। भारती से शादी करने के लिए वो शैली से तलाक देने की बात करने लगा। तलाक की वजह उसने शैली को बताई कि उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए वो तलाक लेना चाहता है, जबकि शैली ने शादी से पहले ही उससे कह दिया था कि वो बच्चा नहीं चाहती। फिर भी अब राज उससे बच्चा न होने का उलाहना देकर तलाक चाहता था। राज को शैली से तलाक पाने का यही सही तरीका लगा था, लेकिन शैली तलाक देने को तैयार नहीं हुई। राज ने भारती को बताया तो भारती ने उससे कहा कि कैसे भी करके उसे रास्ते से हटाओ। उसकी हत्या करनी पड़े तो वो भी करो। शैली ने राज के लिए सारे रास्ते बंद कर रखे थे, इसलिए उसने भी निश्चय कर लिया कि शैली से हर हाल में छुटकारा पाना है। इसके लिए राज और भारती ने योजना बनाई। योजना ऐसी कि जिससे मामला हत्या का नहीं, हादसे का लगे। 19 मई 2021 को राज शैली और तान्या को बठिंडा में रहने वाले दादा से मिलवाने के लिए बाइक पर बैठा करनाल से चला। किरमिच के पास भाखड़ा नदी में जानबूझकर उसने अपनी बाइक गिरा दी। बाइक के साथ ही तीनों नदी में गिर गए। शैली और तान्या को तैरना नहीं आता था। राज ये जानता था, इसीलिए ये योजना बनाई थी। नदी में गिरने पर राज ने लात मारकर शैली व तान्या को नदी के बीच में कर दिया, जिससे वे डूबकर मर जाए। जब डूबने से दोनों की मौत हो गई, तब वो तैरकर नदी से बाहर निकला। फिर जेब ने पन्नी में लिपटा मोबाइल निकाला और भारती को कॉल करके दोनों का काम हो जाने की बात बताई। योजना में हुए सफल बात करने के बाद फोन को नदी में फेंक दिया। वो चिल्लाकर लोगों को हादसा बताने का ड्रामा करने लगा। वहां लोगों से पत्नी और सौतेली बेटी के नदी में गिरने की बात कहने लगा। दोनों को तैरना नहीं आता, ये भी बात बताई। पास में ही ईंट भट्टे पर मजदूर काम करते थे। वे दोनों को बचाने के लिए नदी में कूद गए। काफी तलाशने पर शैली मृत अवस्था में मिली, जिसे वे मजदूर नहर से बाहर निकाल लाए।
तान्या का कुछ पता नहीं चला। राज ने अपने परिवार वालों को घटना स्थल पर बुलवा लिया। घटना स्थल कुरुक्षेत्र जिले के केयू के थाना क्षेत्र में आता था। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई। सूचना पाकर केयू के थाने के एसओ राकेश राणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। राज वर्मा ने उन्हें घटना के बारे में बताया। थाना प्रभारी राणा ने गोताखोरों को नदी में उतारकर तान्या की खोजबीन की, लेकिन तान्या का कुछ पता नहीं चला। इस पर उन्होंने शैली की लाश का निरीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। राज ने मोनिका को शाम 4:20 पर फोन करके हादसा होने की जानकारी दी थी, जबकि घटना अपराह्न 3 बजे की थी। राज ने जो बताया उससे मोनिका समझ गई कि राज ने दोनों को मारने का प्लान बनाया था, जिसे हादसा होना बता रहा है। मोनिका ने केयू के थाने जाकर एक तहरीर दी, जिसमें उसने राज की हरकतों का ब्यौरा देते हुए अपनी बहन और उसकी बेटी की हत्या का आरोप उस पर लगाया था। उस साजिश में राज के माता पिता, भाई और 3 बहनों पर आरोप लगाया था। थाना प्रभारी राकेश राणा को पहले ही राज वर्मा की बातों पर शक था। मोनिका की तहरीर के बाद वो शक और भी पुख्ता हो गया। उन्होंने मोनिका को वादी बनाकर राज वर्मा और उसके 6 पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 2001, 34, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद थाना प्रभारी राणा ने राज वर्मा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो वो गुमराह करता रहा। 21 मई 2021 को उसे कोर्ट में पेश करके 1 दिन की रिमांड पर लिया गया। राज वर्मा के फोन नंबर की कार डिटेल्स की जांच करने के बाद 22 मई को भारती को भी उसके गांव कोल से गिरफ्तार कर लिया गया। 22 मई को नया एंगल सामने आने के बाद कोर्ट से राज वर्मा की 1 दिन की रिमांड और ली गई। राज और भारती का आमना सामना कराकर पूछताछ की गई तो सारा भेद खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नदी से राज की बाइक बरामद कर ली। 23 मई 2021 को जांबा गांव के पास नदी से तान्या की लाश भी बरामद हो गई। 23 मई को राजकुमार वर्मा और भारती को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी दबा दें। यह कहानी एक बार फिर से बताती है कि सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में कितने खतरे छिपे हैं। शैली एक सुशिक्षित और संस्कारी महिला थी, लेकिन पति की मौत के बाद की अकेलापन ने उसे फेसबुक पर हमसफर तलाशने को मजबूर कर दिया। राजकुमार, जो खुद से 14 साल छोटा था, ने उसे अपनी बातों और स्मार्टनेस से प्रभावित किया। उनकी दोस्ती प्यार में बदली, लेकिन क्या यह सच्चा प्यार था या सिर्फ एक साजिश? शैली ने कभी सोचा नहीं कि राज की नीयत क्या है। वो तो बस एक सहारे की तलाश में थी। राज ने शैली को मनाया, उम्र के फासले को नजरअंदाज करने की बात की, समाज के उदाहरण दिए, लेकिन पीछे से वो पैसों और संपत्ति पर नजर रखे हुए था। शादी के बाद सब कुछ बदल गया। राज के परिवार ने शैली और तान्या को परेशान किया और राज ने उनका पक्ष लिया। शैली ने अलग रहना चुना, नौकरी की, लेकिन राज ने उसे पुर्तगाल भेजने के लिए पैसे मांगे। वहां से लौटकर उसने फ्लैट बेचने का दबाव डाला, तलाक मांगा। भारती के आने से साजिश गहराई। दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई, जो हादसे की शक्ल दी गई। पुलिस की जांच से सारा राज खुला। यह कहानी चेतावनी है कि ऑनलाइन रिश्तों में सावधानी बरतें, पृष्ठभूमि जांचें। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।